हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है और आज मैं भारत के एक ऐसे सूरवीर को याद करना चाहूंगा जो अंग्रेजों को ललकारते हुए कहते थे, जो गुलामी में जीना चाहता है वो गुलामी में ही मर जाएगा। मैं आजाद हूं और मैं हमेशा आजाद रहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में जन्म होता है चंद्रशेखर तिवारी का। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी। उनकी माता ये चाहती थी कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बने, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तारीख है 13 अप्रैल 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड में अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला और तब बहुत सारे जो नौजवान क्रांतिकारी थे उनका खून खौल उठा कि अब हमें अंग्रेजों से किसी कीमत पर बदला लेना है। हम अंग्रेजों को नामो निशान मिटा देंगे, हम अंग्रेजों को भारतवर्ष से भगा के मानेंगे। उनमें से एक थे चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी उनमें से एक थे। जब 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर तिवारी ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और खुलेआम पार्टिसिपेट किया बिना अंग्रेजों के डर के। और नतीजा क्या निकला कि अंग्रेजी अफसर ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद 2 हफ्ते बाद जब इन्हें जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट ने इन्हें तिरस्कार भरी नजर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तिरस्कार भरी नजर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये कहते हैं आजाद। फिर कहता है कि तुम्हारे पिता का नाम, कहते हैं स्वतंत्रता। फिर कहते हैं कि तुम्हारा घर कहां है, कहता है जेल। और इतना सुनना था कि पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। जितने लोग कोर्ट रूम में थे वो एकदम शांत हो जाते हैं और अंग्रेजी अफसर बरगला उठता है और कहता है कि इसे 15 कोड़े लगाए जाए। और जब उन्हें बांध करके कोड़े लगाए जाते हैं, 15 कोड़े मारे जाते हैं, तब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। आप सोचो, उम्र मात्र 15 साल थी तब उनकी। और हर एक कोड़े से उनके पीठ से खून निकल रहा था और उनके जबान पे बस एक ही नाम था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर एक कोड़े पर उन्होंने कहा भारत माता की जय। और उस दिन चंद्रशेखर तिवारी मर गया और पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ। और उसके बाद जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे ये जो क्रांतिकारी थे इनका मनोबल टूट गया। अब चंद्रशेखर आजाद ये समझ चुके थे कि अब किसी कीमत पर असहयोग आंदोलन से, अहिंसा से आजादी नहीं आने वाली। अब हमें बंदूक उठानी ही पड़ेगी और हमें बंदूक ही असली आजादी दिलाएगी। फिर उसके बाद तारीख है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब ये सब कुछ हो गया तो चंद्रशेखर आजाद ने सोच लिया कि भाई ऐसे तो आजादी नहीं आने वाली है। तो इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए ज्वाइन किया और एचआरए ज्वाइन करने के बाद एचआरए में इन्हें अपना वो सपना मिल गया कि जिसे वो जीना चाहते थे। और एचआरए को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी। तो ये क्रांतिकारी लूट भी किया करते थे और इसे वो लूट नहीं किया करते, इसे वो लूट नहीं कहा करते थे, इसे सम्मान माना करते थे। और जहां जहां पर कई सारे इतिहासकार लिखते भी हैं, जहां जहां पे इन्होंने चोरियां करी, जहां जहां पे डकैतियां डाली, वहां पे लिखा बाकायदे कि ये पैसे भारत की आजादी के लिए उधार लिए जा रहे हैं और आजादी के बाद ये पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद जो घटना होती है वो घटना चंद्रशेखर आजाद को इतिहास के पन्नों में अमर करने वाली थी। वो था काकोरी ट्रेन कांड 1925 में। जब काकोरी में ट्रेन, जो इसके अंदर अंग्रेज पूरा सामान भर कर लेके जा रहे थे, पूरे पैसे थे उसके अंदर, तो उसे लूटने का प्लान बनाया गया। उसमें चंद्रशेखर आजाद भी एक थे। और उस काकोरी कांड के बाद बहुत अंग्रेज तो वैसे ही बरगला चुके थे कि उनका पूरा का पूरा जो सोना था, जो पैसा लेके जा रहे थे, वो क्रांतिकारी लूट चुके थे। अंग्रेज वैसे ही बरगला उठे थे और उन्होंने जितने क्रांतिकारी उसमें शामिल थे लगभग सबको पकड़ना शुरू कर दिया। एक अभियान चलाया और सभी क्रांतिकारियों को लगभग वो पकड़ चुके थे। बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, बहुत से क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तब भी अंग्रेजों के चंगुल से बाहर रहे। आजाद को पकड़ ही नहीं सके। और फिर आई तारीख 1928 जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के लिए विरोध में प्रदर्शन निकाले हुए थे और अंग्रेजों ने बर्बरता से उस पूरे प्रदर्शन के ऊपर लाठियां चलवाई, जिससे लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह पे सॉन्डर्स मारा जाता है। तो उसके बाद भागने के लिए जो भगत सिंह थे और बाकी क्रांतिकारी थे उन्हें मौका नहीं मिल पाता। वहां पर जो मेन काम निभाया वो चंद्रशेखर आजाद ने ही निभाया। चंद्रशेखर आजाद ने बैकफायर किया और उन्हें भागने का मौका दिया और वहां पर भी अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ पाए।
भगत सिंह भी वहां से चले गए, बाकी लोग भी वहां से चले गए, अंग्रेज किसी को नहीं पकड़ पाए। फिर उसके बाद तारीख आती है 27 फरवरी 1931 और यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हमेशा के लिए। जगह था तत्कालीन इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। वहां पे चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी सुखदेव राज से मिलने के लिए गए थे। तो वहां पर कई देशद्रोहियों ने मुखबरी करी और बता दिया कि आज अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं और थोड़ी ही समय में पूरा अल्फ्रेड पार्क पुलिस वालों से और राइफलों से भर जाता है। हर तरफ से सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। और उसमें चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना सटीक था क्योंकि ये बचपन में भील समुदाय के बच्चों के साथ रहे थे, तो तीरंदाजी इन्हें बहुत पहले से आता था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अंग्रेजों को तो वैसे ही मार दिया। अब जब संख्या अंग्रेजों की बहुत ज्यादा थी वहां पे और ये वहां पे अकेले 2 लोग ही थे, सुखदेव राज और चंद्रशेखर आजाद, तो उस गोलीबारी में इन्हें भी बहुत सारी चोटें आई। चंद्रशेखर आजाद के पैर में गोली लगा, उनके हाथ में गोली लगा और हाथ में गोली लगने के बाद वो लगातार अपने बाएं हाथ से फायरिंग करते रहे। और उस टाइम पे उन्होंने एक पेड़ के आड़ लिया और उसके पीछे से वो फायरिंग करने लगे। और अपने साथी जो सुखदेव राज थे, उन्होंने किसी तरीके से सुखदेव राज को वहां से बचा करके भगाने का प्रयास किया, बचा दिया वहां से। और बचने के बाद वो कहते हैं सुखदेव राज से कि आज ये दिन मेरा है और तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि ये लड़ाई आगे भी तुम्हें लड़नी है, इसलिए तुम जिंदा रहोगे। और उन्हें वहां से भेज देते हैं। और अब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, खून से लथपथ लेकिन हौसला चट्टानों सा मजबूत। और लगातार गोलीबारी काफी लंबे समय तक होता है और वो पल आता है जब चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में केवल एक ही गोली बचती है। और चंद्रशेखर आजाद, वो एक गोली जो बची थी चंद्रशेखर आजाद के पास, वो सोचते हैं उन्होंने बहुत पहले से ही प्रण लिया हुआ था। अंग्रेज जब गोलाबारी उनके ऊपर कर रहे थे, जब चंद्रशेखर आजाद बचे हुए थे, चारों तरफ से अंग्रेज घोर के उनके ऊपर बंदूक की फायरिंग कर रहे थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि वो उन्हें जिंदा पकड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि ये अंग्रेजी हुकूमत कभी मुझे जिंदा पकड़ नहीं सकती, अंग्रेजों में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मुझे कभी जिंदा पकड़ सके। इसीलिए अंग्रेजी अफसर चिल्लाते थे, जिंदा पकड़ो इसे, जिंदा लाना है इसे, जिंदा पकड़ के लाओ। लेकिन आजाद कौन थे? वो तो आजाद थे, उनका स्वतंत्र आजाद, उनका कल्पना आजाद था। वो अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाए। उन्होंने क्या किया, जो आखिरी गोली बची थी, उन्होंने आखिरी अपने पिस्टल को ऐसे अपने कनपटी के पास लाया, आसमान की तरफ देखा और वंदे मातरम कहते हुए वो आखिरी गोली अपने कनपटी पर चला दी और हमेशा के लिए आजाद हो गए। और उस दिन पूरे अल्फ्रेड पार्क में पूरा जो इलाहाबाद है वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। और इलाहाबाद के लोग, पूरे इलाहाबाद में केवल एक ही नारा गूंज रहा था, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें। लेकिन कौन थे चंद्रशेखर आजाद? क्या वो एक व्यक्ति मात्र थे? लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी चंद्रशेखर आजाद जिंदा है। हर उस बच्चे की आंखों में जो अपनी किताब को पढ़ते हुए अपना सीधा चौड़ा करता है, हर उस नौजवान की मुट्ठी में जो अपने सामने होते हुए अत्याचार को देख करके क्रोध से भर उठता है, हर उस बूढ़े की दुआओं में जो इस आजादी की हवा में सांस ले रहा है। और आज भी जब कोई अल्फ्रेड पार्क में खड़े होकर अपनी आंखें बंद करता है तो कहीं दूर से आवाज आती है कि आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद ही मरूंगा। ये थे चंद्रशेखर आजाद। और आखिरी में मैं मनोहर राणा की कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि शहीदों की सरजमीन है हिंदुस्तान, शहीदों की सरजमीन है हिंदुस्तान, बंजर होकर भी बुज्जिल कभी पैदा नहीं करती। जय हिंद, जय भारत।